साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है खाली स्थान भरिए, यानी हमें रिक्त स्थान भरने हैं। और उसमें पहला प्रश्न है वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली जगह में स्थित होता है। तो देखो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो वृत्त है वो अनेक बिंदुओं का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। और इसके बीच में एक स्थिर बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र जो होता है वो हमेशा वृत्त के अंदर होता है। अंदर का मतलब क्या हो गया, अभ्यंतर। यानी इस खाली जगह में हमारा सही उत्तर क्या आएगा, अभ्यंतर। दूसरा प्रश्न है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली जगह में स्थित होता है। तो देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। इसके बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। जब हम केंद्र और वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो रेखाखंड हमें मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब हमें एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जिसकी जो दूरी है वो त्रिज्या से अधिक हो। यानी वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित हम बिंदु को मिलाते हैं तो इस दूरी से भी अधिक दूरी पर वो स्थित हो। तो इस दूरी से अधिक दूरी, इसका मतलब वो वृत्त के बाहर जो बिंदु है वो स्थित होगा, है ना। यानी हम कहेंगे ये जो बिंदु होगा वो कहाँ स्थित होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा। बाहर मतलब बहिर्भाग में स्थित होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बहिर्भाग। ठीक है। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली जगह होती है। तो हमने पढ़ा था कि वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होती है। देखो जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो जीवा बनती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे सबसे बड़ी जीवा कहते हैं, है ना। वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, है ना। तो इसमें हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। चौथा है एक चाप खाली जगह होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। अब चाप क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि अगर वृत्त पर कोई दो बिंदु स्थित है ना, तो इन दोनों बिंदुओं में ये जो आपके वृत्त की लंबाई है ना, ये वृत्त की जो ये वाली लंबाई है इसी को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अब इसमें हमें एक कंडीशन दी। कंडीशन क्या दी है कि ये जो बिंदु है वो वृत्त के सिरे, व्यास के सिरे हैं, है ना। क्या है, व्यास के सिरे हैं। यानी वो दोनों बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है। तो अब ये व्यास के सिरे होने के कारण ये जो चाप बनेगा, ठीक है, वो चाप किसका निर्माण करेगा, आधे वृत्त का निर्माण करेगा। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, है ना। यानी एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। पांचवा है वृत्तखंड एक चाप तथा खाली जगह के बीच का भाग होता है। तो देखो जब भी हमें वृत्तखंड का निर्माण करना होता है तो वृत्त में हमें एक जीवा खींचनी होती है। ये हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, चाप हो गया। तो इस जीवा और चाप के बीच में ये जो भाग है इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको वृत्तखंड का भाग चाहिए तो वो चाप और जीवा के बीच का भाग होगा। तो चाप तो हमें मिल गया और यहाँ खाली जगह में क्या आ जाएगा, जीवा आ जाएगा, है ना। यानी वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। छठा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे खाली जगह भागों में विभाजित करता है। तो 3 भागों में विभाजित करता है। यानी जहाँ पर भी वृत्त स्थित है, जहाँ वृत्त स्थित है उस तल को हम वृत्त का तल कहते हैं। जहाँ पर वृत्त स्थित है उस तल को हम वृत्त का तल कहते हैं। और वृत्त का तल हमेशा इसको 3 भागों में बांटता है। वो 3 भाग कौन से हैं, एक तो जो वृत्त के अंदर है उसे हम अभ्यंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, अभ्यंतर। एक जो वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर अनेक बिंदु स्थित है ना, तो ये दूसरा भाग हो गया। एक तो अभ्यंतर हो गया, एक वृत्त पर हो गया और एक वृत्त के बाहर हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा बहिर्भाग हो गया। यानी ये जो तल है वो वृत्त को 3 भागों में बांटता है, अभ्यंतर,
व्रत और बहिर्भाग। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रश्न 2 है, सत्य असत्य बताइए और कारण लिखिए। तो इसमें देखो हमें सत्य असत्य भी बताना और इसके साथ हमें कारण बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है कारण लिखने के लिए, मैं आपको कारण समझा दूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये कथन हमारा सत्य है। अब सत्य क्यों है इसको समझो। ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या की परिभाषा है। त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है कि यदि हम वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो रेखाखंड बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये कथन सत्य है क्योंकि यह त्रिज्या की परिभाषा है ना। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित का मतलब है सीमित जीवाएं होती है। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा, इसका कारण होगा कि यदि हमें किसी वृत्त के अंदर समान लंबाई की जीवाएं बनानी है, जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर की जीवा है, ये भी 3 सेंटीमीटर की जीवा है, ये भी 3 सेंटीमीटर की जीवा है ना। तो ऐसी हम अपरिमित जीवाएं खींच सकते हैं, है ना, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। जबकि ये कह रहा है कि हम केवल परिमित जीवाएं खींच सकते हैं, यानी कि अगर 2 जीवा खींच सकते हैं, 3 जीवा खींच सकते हैं, ऐसा नहीं, हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं जिनकी लंबाई समान हो। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य। ठीक है, तो कारण क्या लिखना है कि यह कथन असत्य है क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती है। फिर तीसरा है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब इसको समझो। मान लो ये एक वृत्त हो गया हमारे पास में। ठीक है, इसमें मैंने 3 बिंदु लिए, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये और तीसरा बिंदु ये। अब देखो ये तीनों बिंदु, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये एक चाप हो गया ए सी, ये चाप हो गया ए बी और ये चाप हो गया बी सी। और तीनों ही चाप की लंबाई जो है वो आपस में बराबर है। जब तीनों ही चाप की लंबाई आपस में बराबर है तो ये केंद्र पर जो कोण बनाएंगे, तीनों ही कोण कितना बनाएंगे, 120, 120 और 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। और जब केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है या 180 डिग्री होता है तब तो अर्धवृत्त बनता है। देखो, जब मान लो मैंने चाप इस प्रकार से लिया तो ये हमारा केंद्र हो गया, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का कोण। तो जब 180 डिग्री का कोण बनता है तब तो आपका अर्धवृत्त बनता है। क्या बनता है, अर्धवृत्त। यानी इस चाप की लंबाई और इस चाप की लंबाई आपस में बराबर होती है। लेकिन जब हम इस प्रकार से एक अंदर जीवा बनाएं, जैसे मैंने ये जीवा बनाई, ठीक है, तो अब इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण होगा वो इस चाप के द्वारा जो आंतरिक केंद्र पर कोण होगा, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, है ना। ये जो बड़ा वाला चाप है इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा। तो जब 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तब वहाँ पर दीर्घ चाप बनता है। क्या बनता है, दीर्घ चाप। लेकिन यहाँ पर देखो 120, 120, 120 डिग्री के कोण बन रहे हैं, इसका मतलब ये आपके दीर्घ चाप नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पर ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। कारण क्या बताना है, क्योंकि इनके चाप द्वारा निर्मित जो केंद्र पर कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है। ये कथन हमारा सत्य है। अब क्यों होता है सत्य, देखो ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। अब वृत्त के केंद्र से इसके सीध में मैं एक बिंदु और ले रहा हूँ, इसको भी मैं मिला रहा हूँ, तो ये भी हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। त्रिज्या और त्रिज्या मिलकर क्या हो गई, r प्लस r हमारा हो गया 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास क्या होती है, वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास। इसका मतलब व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ सत्य कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। चलो अगला प्रश्न है, त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो पहले हम त्रिज्याखंड क्या है इसको समझेंगे। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई।
ये जीवा और ये हमारा चाप, संगत चाप, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। जबकि ये कह रहा है कि त्रिज्या खंड जो है वो जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। यानी ये कथन हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया? असत्य इसलिए हुआ क्योंकि जीवा और चाप इनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या बनाते हैं? वृत्तखंड बनाते हैं, न कि त्रिज्या खंड बनाते हैं। त्रिज्या खंड कब बनता है? जब मान लो ये मेरे पास एक वृत्त है, ये केंद्र हो गया, ये एक त्रिज्या हो गई और ये दूसरी त्रिज्या हो गई। तो इन दोनों त्रिज्याओं और इस चाप के द्वारा जो क्षेत्र बना है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। तो ये कथन क्या होगा? हमारा असत्य होगा। अगला पॉइंट है, वृत्त एक समतल आकृति है। तो बिल्कुल वृत्त एक समतल आकृति है क्योंकि इसमें केवल 2 विमाएं हैं। तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है, ठीक है। वृत्त है, आयत है, चतुर्भुज है ना, ये सब आपके द्विविमीय आकृतियां यानी कि समतल आकृतियां हैं। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न कंप्लीट हुए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।